हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को ये जो 2023 वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये मैं आपको लाइव करवा पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेट की डिसकनेक्टिविटी है उसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं कर पाए। तो अब मैं आप लोगों को ये क्लास रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और आपको ये जो मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आ रही हूँ, आपको एक प्रकार से इसको सिलेक्शन सीरीज मान के चलिएगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी मेरी, ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये आज जो मैंने पेपर लिया है ये पीजीटी का पेपर है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 9-10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। और जो भी हमारा प्रीवियस ईयर जो भी टॉपिक आया हुआ है उस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ जाएंगे। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो भी हमारा आगे उसी टॉपिक से अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा, ये हमारा वही फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट मैंने आप लोगों की खराब की है, इसके लिए माफी चाहूंगी। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू रूप से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? कि जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है उनके लिए किस प्रकार की जो एजुकेशन है वो अच्छी रहेगी? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम सुना ही होगा, समावेशी शिक्षा का नाम सुना ही होगा। समावेशी शिक्षा क्या करती है फ्रेंड्स? सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ती है, मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो जाति रूप से पिछड़ा हो, किसी भी रूप से पिछड़ा हो, सभी को एक साथ जोड़ने का काम हमारा कौन करता है? समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा भाई समावेशी शिक्षा। अब देखो हमारे पास टॉपिक आया है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जो समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक है उसको आप लोग कंप्लीट कर जाओ। तो अभी मैं आपको समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा रही हूँ कि उससे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। 1880 के लगभग विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग अलग से विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाती थी। भाई 1880 के आसपास क्या था, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे थे उनके लिए अलग आधार पर अलग प्रकार से उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। और ये किसके ऊपर आधारित था? चैरिटी मॉडल के ऊपर ये सब कुछ आधारित होता था। अब ये दो फुल फॉर्म है, ये भी देख लेना। SEN और SEND। SEN स्पेशल एजुकेशन नीड और SEND स्पेशल एजुकेशन नीड ऑफ डिसेबल्ड। स्पेशल एजुकेशन नीड ऑफ डिसेबल्ड। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। आप टेंशन मत लो, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन लास्ट तक पूरी समझ में आ जाएगी। बस आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, ये जो स्कीम है ये कब आई थी भाई? आपकी 1974। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आईईडीसी जो आपकी है, इंटीग्रेटिव एजुकेशन की जो स्कीम है, इंटीग्रेटिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये आपकी कब आई थी? 1974 में आई थी। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसको मर्ज कर दिया गया एसएसए के साथ 2001 में। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके साथ सम्मिलित कर दिया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो 2001 में आया था। ओके, नेक्स्ट है भाई एकीकृत शिक्षा। जो इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएं वाले बच्चे नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, पर यहाँ उन बच्चों को 24x7 सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जाता, उन्हें स्पेशल टीचर के साथ रिसोर्स रूम में रखा जाता है। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, एकीकृत शिक्षा, वो क्या करती थी फ्रेंड्स? अलग करती थी। नाम से ही देखो, एकीकृत, अलग जो करती थी। उसके अंदर क्या होता था कि उनको इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जो विशिष्ट जो बच्चे थे, जिनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो थे, यानी जो डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन थे, वो पढ़ते तो नियमित विद्यालय में ही थे, लेकिन उनको बच्चों के साथ नहीं रखा जाता था। उनको एक अलग से रिसोर्स रूम में रखा जाता था, जहाँ पे उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था होती थी और वो उनको पढ़ाते थे। इसकी भाई कमी क्या रही? यहाँ पर बच्चों के प्रति व्यवस्था व प्रणाली में संवेदनशीलता का अभाव पाया गया। ये SEN बच्चों का बोझ समझते हैं।
तो जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे थे भाई, उनको क्या समझा जाने लगा? बोझ, क्योंकि भाई उनको तो एक अलग से टीचर की आवश्यकता है, एक अलग से रूम में ले जाकर के पढ़ाया जाता है। तो वो बच्चे भी अपने आप को कहीं न कहीं भाई कटे हुए महसूस करते थे, ठीक है? चीज़ें तो उनके भले के लिए ही की जा रही थी, लेकिन वो बच्चे भी अपने आप को भाई अलग से महसूस करते थे कि भई हमें सबके साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है, तो हम सबसे अलग हमें रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है? अब समावेशी शिक्षा किसके ऊपर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा किसके ऊपर आधारित है भाई? इक्विटी। एक होता है इक्वलिटी और एक होता है इक्वलिटी। तो जो समावेशी शिक्षा है वो समता पर आधारित है, आपकी इक्विटी पर आधारित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, आगे क्या है भाई? इक्विटी मीन्स सभी तक शिक्षा को पहुंचाना उनकी ज़रूरतों के अनुसार, जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है, उसके लिए उसी प्रकार की आवश्यकताएँ हमें अवेलेबल करवाना, ठीक है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना, अलग-अलग हम जो इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे की नीड्स के अनुसार हम अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन अप्रूव्स डिफरेंशिएशंस इंस्ट्रक्शंस, कि जो अलग-अलग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम अलग-अलग बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो भाई क्या डिफरेंस है एकीकृत शिक्षा के अंदर और आपकी समावेशी शिक्षा के अंदर, क्या डिफरेंस है देखो। एकीकृत शिक्षा भाई विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थान देना। जो एकीकृत शिक्षा थी, विकलांग बच्चे जो थे, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे थे, उनको नियमित स्कूलों में स्थान दिया जाता था। विकलांगों का पृथक्करण नहीं होता था, अलग से नहीं रखा जाता था, बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता था। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संदर्भ कक्ष में भेजना। अब मान लो भाई कोई हमारे पास ब्लाइंड बच्चा था, तो उसको क्या करते थे, अलग से कक्षा में भेजते थे, जहाँ पे उसके लिए भाई ब्रेल लिपि का मतलब पॉसिबिलिटी हो, इस प्रकार के टीचर अवेलेबल हों। जबकि समावेशी शिक्षा क्या है, विकलांग बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है, पड़ोस के स्कूल में स्थान देना, नियमित स्कूलों में स्थान ना दे करके उन्हें कहाँ भेजना भाई, जो उसके सबसे आसपास जो स्कूल लगता है वहां पे उसको भेजा जाता है समावेशी शिक्षा में। विकलांग बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं, कि जो किसी भी प्रकार से पिछड़ रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो शरीर से ही हैंडीकैप हो, भाई विकलांग हो तब पिछड़ा हुआ हो, सामाजिक रूप से पिछड़ रहा हो, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार से पिछड़ा हुआ हो, उसको अलग नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ विकलांगों की बात थी एकीकृत शिक्षा में, जबकि समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के, हर तबके की बात है। शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण, ताकि वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। बच्चों की आवश्यकताओं को सर्वप्रथम देखा जाता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। बच्चों की जरूरत की सारी सहायता नियमित कक्षा में बच्चों को मिलेगी। बच्चों को कभी महसूस ना होने देना कि वे अक्षम हैं। यहाँ पे भाई उनको उजागर हो जाता था उनकी जो अक्षमताएं थी, कि भाई ये बच्चा चलने में सक्षम नहीं है, उस क्योंकि ये बच्चा देखने में सक्षम नहीं है, उसको अलग से रूम में ले जाकर के पढ़ाया जा रहा है एकीकृत शिक्षा के अंदर। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंदर क्या किया भाई, सबका समावेश कर दिया, सबको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ दिया। तो सभी बच्चे वहां पे क्या होंगे भाई, इकट्ठा होकर के पढ़ेंगे, तो उसको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैं सबसे अलग हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है। ओके, क्लियर है? बच्चे को जो भी चीज चाहिए, बच्चे को ब्रेल लिपि से अगर रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो वो बच्चे की कक्षा में ही उपलब्ध करवाओ, बच्चा कहीं पर ना भटके, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको कक्षा कक्ष में ही पूरा करवाओ। ओके, नेक्स्ट है भाई समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना, सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है, मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सभी भाई इक्वल हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो शरीर से ही विकलांग हो, वो उसके पास पैसे नहीं है, वो किसी पिछड़े वर्ग से आता है, ठीक है, सभी को आत्मनिर्भर बनाने की वहां पे बात की जाती है। सभी बच्चों की भ्रांतियों को दूर करना, उन्हें जो भी भ्रम है, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। वो एक प्रकार से कहाँ से जुड़ते हैं भाई, समाज से जुड़ते हैं। तो भाई ये हमारे क्या रहे, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य रहे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ।
नेक्स्ट है भाई नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका जो नेचर है एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का, वो किस प्रकार का नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है वो देखते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होने चाहिए। असमर्थ बालकों को भी समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी उनको जिस प्रकार की आवश्यकता है वही सारी सुविधाएं वही कक्षा कक्ष में पूरी करवाई जाती हैं। इसकी भाई आवश्यकता क्या है, समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु, समानता के सिद्धांत हेतु, मानसिक विकास करने हेतु, अधिक व्यय से बचने के लिए, शिक्षा को एक करने के लिए, सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोगों को जो समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अब आपके कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे। अगर फिर भी आपका डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो था भाई हमारा समावेशी शिक्षा का। तो आपको भाई कैसा लग रहा है लेक्चर, ये आप लोग बताइएगा। एक सेकंड, कहाँ गई भाई। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए भाई, आपका एरिक एरिक्सन से जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। किसकी बात कर रहा है भाई, किशोरावस्था की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, किशोरावस्था की। किशोरावस्था के संबंध में क्या सही है। तो भाई जो एरिक एरिक्सन हुए हैं उन्होंने क्या दी है भाई, 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है, कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया है, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है भाई, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं भाई, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। किसकी बात कर रहा है भाई, किशोरावस्था की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था के अंदर कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो आती हैं, ठीक है। अहम पहचान एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है। अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है। अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है। तो भाई जो अहम पहचान किशोरावस्था के अंदर बच्चे को क्या होता है, अहम पहचान खुद से लड़ता है भाई, खुद की पहचान, खुद की वो ईगो आइडेंटिटी को देखता है। तो ईगो आइडेंटिटी बच्चे के अंदर होना किशोरावस्था में एक कैसा एस्पेक्ट है, पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका ईगो आइडेंटिटी है वो आपका ना तो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना आपका न्यूट्रल है। और ये कह रहा है कि ऐसा कोई एस्पेक्ट होता ही नहीं है। तो भाई होता है पहचान वाला, हमने पढ़ा होगा तो पहचान बनाम भ्रांति वाला ऑप्शन होता है हमारा। तो ये कैसा है कि पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट आपका रहने वाला है। तो अब इससे रिलेटेड आप लोगों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी को यहाँ पे हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों के साथ। पहले एक बार एक ही क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आगे आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी मैं करवाने वाली हूँ। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। अब देखो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे, तब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, नहीं। क्या वर्ड दे रखा है, नहीं वर्ड दे रखा है। आप देखोगे एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखी जाती है, तो देखोगे भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप लोग क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे। जबकि ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं वाला जो शब्द है इसके ऊपर भी आप लोगों को गौर करनी है। तो सारे ऑप्शन जो रहेंगे उनके ऊपर भी आपको गौर करनी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हाई इमेजिनेशन होनी चाहिए, कन्वेंशनल थॉट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नोट सीन, कौन सी चीज नहीं देखी जाती। क्रिएटिव भाई सृजनशील, जो अलग अलग प्रकार के निर्माण कर सकता है, रचना कर सकता है, ठीक है। तो भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसकी जब सोच होगी वो एक हमारी होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक अभिसारी चिंतन और एक आपका अपसारी चिंतन। तो कन्वर्जेंट, कन्वर्ज जिस प्रकार से उत्तल और अवतल लेंस होते हैं ना, जिनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहा जाता है, उसी प्रकार से है भाई। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, और डाइवर्ज मतलब फैलना। तो भाई उसकी जो सोच है वो इकट्ठी होगी तो यानी सीमित रहेगी,
तो सृजनशील बालक की सोच सीमित नहीं हो सकती। कैसी होनी चाहिए? फैली हुई सोच होनी चाहिए उसकी। कैसी होनी चाहिए? अपसारी चिंतन उसके अंदर होना चाहिए। एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, किसी चीज को लेकर जिज्ञासु होगा तभी तो बात बनेगी, तभी तो क्रिएटिव होगा वो। कल्पना कर सकता हो, हाई इमेजिनेशन पावर हो उसकी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, कन्वेंशनल थॉट्स, आपके परंपरागत विचार, ये हमारा क्या है भाई? गलत है। अगर परंपरागत विचारों पर ऊपर ही चलता रहेगा तो वो सृजनशील बालक नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर जो नहीं पूछा गया था, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परंपरागत विचार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा तो आ रहा है आपको पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? देखो भाई, मनोसामाजिक विकास जो सिद्धांत है उसको देखो। साइको सोशल थ्योरी जिसको कहा गया है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको नाम दिया गया है, एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो एरिक एरिक्सन का जो टाइम पीरियड है 1902 से 1994 रहा, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है खास। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए नव फ्रायडवाद के जनक, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो हमारी सीडीपी है भाई, एचटेट के अंदर बिल्कुल आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो नव फ्रायडवाद के जो जनक हैं वो आपके कौन रहेंगे भाई? एरिक एरिक्सन रहेंगे। नव फ्रायडवाद के जनक आपके कौन रहेंगे? एरिक एरिक्सन रहेंगे। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी 1963 में, जिस बुक का नाम क्या रहेगा? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। बुक का नाम रहेगा चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक है, वो किसकी है? तो किसकी है भाई? एरिक एरिक्सन की है। इन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु इन्होंने विशेष रूप से सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। जो फ्रायड जो हुए थे, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, उसका इनके ऊपर विशेष प्रभाव रहा था, और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये दिया। विकास 8 अवस्थाओं में संपन्न होता है। इनके अनुसार, जो हमारे एरिक एरिक्सन साहब हैं, इनके अनुसार विकास जो है, जो डेवलपमेंट जो है, वो 8 अवस्थाओं में होता है भाई। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। प्रत्येक अवस्था में क्या रहेगी? मनोसामाजिक चुनौती रहेगी, जिसे संकट कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है भाई? संकट कहा गया है। फर्स्ट आ जाती है, फर्स्ट जो स्टेज है जन्म से 18 महीने की रहेगी, यानी आप जब बच्चा पैदा होता है वहां से 1.5 साल तक के होने की जो फर्स्ट स्टेज है उसको बताया गया है। ये आपकी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब देखो, ट्रस्ट है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना है आपको, मिसट्रस्ट है उसको आपको नेगेटिव एस्पेक्ट में देखना है। आगे भी आपकी इसी प्रकार से चलेगी। ये फ्रायड से आपके प्रभावित थे, तो फ्रायड की जो स्टोरी थी, जैसे ओरल स्टेज है, तो ओरल स्टेज को आपकी फर्स्ट वाली स्टेज से कंपेयर किया गया है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था से। आपको ध्यान रखना है, अब आपसे पूछ लिया जाए विश्वास बनाम अविश्वास जो अवस्था है एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी उम्र में होती है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। वो कौन सी उम्र में होती है भाई आपकी? वो रहेगी आपकी, आपका जो जन्म से 18 महीने का होता है। और ये मैं माइक लगाना भूल गई थी, तो आप लोगों को आवाज शायद कम आ रही होगी, लेकिन अब आपको प्रॉपर आवाज आ रही होगी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है, वो भैया आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है। 17 मिनट की वीडियो है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, और अब तक पता नहीं आप लोगों को आवाज कैसी आ रही थी कैसी नहीं, शायद अब क्लियर होगी। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। तो जन्म से 18 महीने के लिए होता है। अगर बालक को माता पिता से भी उचित प्यार मिलता है तो उसमें ट्रस्ट की भावना आती है। अगर वहां से उचित उसको विश्वास ना मिले तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना आएगी। उसको किसी पे क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा। उसमें कैसी भावना का विकास होगा? अविश्वास। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो आपका ट्रस्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपका मिसट्रस्ट। अगर वो इन दोनों स्थिति के बीच बालक सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक मूल्य विकसित होता है, जिसका नाम क्या है भाई? होप, आशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, वहां से एक मनोसामाजिक मूल्य निकलता है जन्म से 1.5 माह पे, तो वो आपका कौन सा रहेगा? आशा। बच्चे को क्या मिलती है भाई? आशा मिलती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो भाई जन्म से जब 1.5 साल का जब बच्चा होता है, सॉरी जन्म से 1.5 साल का, तो वहां पे बच्चे को क्या होता है भाई? बच्चे को भूख लगती है, भूख लगती है तो माँ उसको खाना खिलाती है। खाना कैसे करवाती है? उसको ब्रेस्ट फीड करवाती है 6 महीने तक, तो उसके बाद उसको फीडिंग करवाई जाती है। तो भाई इंपॉर्टेंट इवेंट आपका कौन सा रहेगा? फीडिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट,
इसकी जो कंपैरिजन है आपका शैशव काल से किया गया है, ओरल स्टेज से, जिसको मुख्य अवस्था कहा जाता है फ्रायड के अकॉर्डिंग। फ्रायड ने इसको क्या नाम दिया है? ओरल स्टेज। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई सेकंड स्टेज, स्वायत्ता व संदेह की अवस्था। स्वायत्ता व संदेह की अवस्था, ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट। ऑटोनोमी वर्सेस सेम और डाउट स्टेज। तो इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी में भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाती है भाई 18 माह, 1.5 माह का बच्चा हो 1.5 साल का बच्चा हो चुका और अब 3 साल का बच्चा हो रहा है, तो उसमें स्वायत्ता व संदेह की अवस्था आती है। बालक को माता पिता में विश्वास उत्पन्न होने पर वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करता है, जैसे कि नहाना, कपड़े पहनना। यदि माता पिता प्रोत्साहित न करके डांटते हैं तो उसे अपनी क्षमता पर क्या होता है भाई? शक होता है और उसमें संदेह पैदा होना लगता है। अगर वो उस काम को पूरे तरीके से करने लगता है तो उसको ऑटोनॉमी महसूस होती है, स्वायत्ता महसूस होती है बच्चे को। इस संघर्ष से यदि वो निकल जाता है तो उसमें किसका डेवलपमेंट होता है? विल पावर का। उसके अंदर जो मनोसामाजिक मूल्य बनता है वो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर उसके अंदर डेवलप होती है। इस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपका भाई टॉयलेट ट्रेनिंग है। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है आपके 1.5 साल से लेकर 3 साल तक। ये पूर्व बाल्यकाल है बच्चे का, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, आप सभी को पता होगा। और फ्रायड ने जो दिया था उससे इसका कंपेयर किया गया है एनल स्टेज से, जो आपकी गुदी अवस्था है उससे इसका कंपेरिजन किया गया है। नेक्स्ट आती है भाई पहल बनाम अपराध भावना, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये होती है आपकी 3 से 5 साल के बीच में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चा उत्सुकता से नवीन कार्य की पहल करता है, नए कार्य करना चाहता है। अगर इस पहल को माता पिता स्वीकार ना करके उसकी आलोचना कर देते हैं तो उसमें भाई क्या आ जाती है? अपराध भावना आ जाती है। और यदि वह उसको कर लेता है तो भाई उसमें इनिशिएटिव लेने का, उसमें पहल करने का जो गुण है वो विकसित होता है और दोनों के बीच में वो समाधान कर लेता है तो उसके अंदर उद्देश्य मनोसामाजिक गुण उत्पन्न हो जाता है बच्चे के अंदर। और यहाँ पे भाई पर्पस, जो एम है वो मिलने लगता है बच्चे को। सेंस ऑफ लीडरशिप बच्चे के अंदर आती है। वो नए काम करेगा, जब उस काम को अपने ऊपर लेके करता है, इनिशिएट करता है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली लीडरशिप की भावना का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपका क्या रहेगा भाई? एक्सप्लोरेशन करना, नई नई चीजें करके देखना, एक्सप्लोर करना चीजों को। ओके, ये आपकी प्री स्कूल एज है भाई। अर्ली चाइल्डहुड के बीच आपकी क्या आती है? प्री स्कूल एज। और फ्राइड के अनुसार ये कौन सी है? फैलिक स्टेज है। कौन सी है भाई? फैलिक स्टेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक काल बोलते हैं। ये किसके अनुसार है? फ्राइड के अनुसार है। तो पहल आपसे पूछ ले, पहल बनाम अपराध भावना, एरिक एरिक्सन की जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, उसका फ्राइड की कौन सी स्टेज के साथ कंपेयर बनता है? तो कौन सी स्टेज के साथ बनता है? फैलिक स्टेज के साथ। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स परिश्रमशीलता बनाम हीनता। परिश्रमशीलता बनाम हीनता, ये 6 से 12 साल का जब बच्चा होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, बच्चा परिश्रम करना आरंभ कर देता है लेकिन असफलता मिलने पर कैसा महसूस करता है? आपका हीन महसूस करता है। हमेशा ये जो पहले वाला मैं आपको बता रही हूँ ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, असफलता मिलने पर हीन आरंभ करेगा और दोनों के बीच में वो कर लेता है समाधान, तो उसमें क्या आती है भाई? सामर्थ्य आती है, कॉम्पिटेंसी की भावना आती है बच्चे के अंदर, सामर्थ्य की भावना आती है। किसी काम को अच्छे से करना सीखता है, वो अपने आप को समर्थ सीखता है। इंपॉर्टेंट इवेंट भाई, अब बच्चा कितने साल का हो गया? 6 से 12, स्कूल जाने लग गया। तो इंपॉर्टेंट इवेंट आपके क्या आ जाएंगे? स्कूलिंग। इंपॉर्टेंट इवेंट आपके क्या आ जाएंगे? स्कूलिंग आ जाएगी, ठीक है। स्कूल एज से इसका कंपेयर किया गया है। साथ में इसको लेटेंसी स्टेज कहा गया है, सुप्तावस्था इसको कहा गया है। जो आपकी फोर्थ जो स्टेज है उसको लेटेंसी स्टेज या सुप्तावस्था जो स्टेज है वो आपके कहा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है भाई 5वीं स्टेज आपकी पहचान बनाम पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। यही आपका था पहचान बनाम संभ्रांति। तो आपसे क्या पूछा गया था? जो अहम, जो ईगो आइडेंटिटी है किशोरावस्था के अंदर, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अब देख लो भाई कौन सा एस्पेक्ट है? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया ये क्या है भाई? जब बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है तो ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और द्वंद्व की अवस्था कब आएगी? जब उसको नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, जब उस बच्चे को उसके अंदर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, उसको रोक दिया जाता है, तब उसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट आता है।
तो पहचान भूमिका, द्वंद्व की अवस्था, पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम बनाम संभ्रांति 12 से 18 साल में होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी यहाँ पे क्या होंगे, सोशल रिलेशनशिप, बच्चा बाहर अपने जो सामाजिक जो व्यवहार है वो बनाने लगता है किशोर अवस्था के अंदर, अडोलोसेंस के अंदर आपके। तो इसकी जो हमारे जो फ्रायड साहब थे उन्होंने कौन सी स्टेज बताई थी इसको, जेंटल स्टेज। कौन सी स्टेज थी भाई उनके अकॉर्डिंग, ये जेंटल स्टेज। अडल्ट स्वयं को जानने, भूमिका को लेकर अन्वेषण करते हैं, सही रास्ता ना चुनने पर वो द्वंद्व की स्थिति में हो जाते हैं, भ्रांति की स्थिति में हो जाते हैं। क्लियर। अगर वो संकट समाधान वहां पे कर लेते हैं तो उनमें किसकी भावना आती है, फिडलिटी की भावना आती है, कर्तव्य परायणता की भावना आती है, वो अपने कर्तव्य को पूरी लगन से पूरा करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है मित्रता में अलगाव की अवस्था। अब भाई 18 साल का बच्चा हो चुका है, अब वो अडल्ट बन चुका है, तो अब क्या होगा, उसकी रिलेशनशिप भी बनेंगे और उनमें अलगाव भी आएगा। तो ये हमारा कौन सी एज है, ये अर्ली अडल्टहुड है। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो क्या रहेगा भाई, रिलेशनशिप का रहेगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्यक्ति समर्पित भाव से सकारात्मक व घनिष्ठ संबंध बनाता है। अगर उन घनिष्ठ संबंध बनाने में वो सफल हो जाता है तो भाई ठीक है, क्या बन गई उसकी, इंटीमेसी, मित्रता बन गई। लेकिन अगर वो वहां पे सफल नहीं हो पाता है तो वहां पे किसकी भावना आ जाती है, आइसोलेशन की भावना आ जाती है, अलगाव की स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है। अगर दोनों के बीच में सही संकट समाधान कर लेता है तो उसको क्या हो जाता है भाई, लव हो जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा सृजनात्मकता व निष्क्रियता की अवस्था। अब भाई 35 साल का तो यहाँ पे हो चुका था हमारा ऊपर वाली स्टेज में। अब ये है भाई 35 से 65 वर्ष। आपसे जो मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहीं से ऊपर ऊपर से बनेंगे, 35 से ऊपर ऊपर ही। ठीक है। 35 से 65 वर्ष। जनरेटिविटी या वर्सेस स्टेग्नेशन, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, लेट अडल्टहुड इसको बोल सकते हैं। बच्चों की शिक्षा की चिंता होती है, अगर उसको समाधान नहीं मिल पाता क्रिएटिविटी और आपकी जो निष्क्रियता है उसके बीच में, तो वो देखभाल, केयर, समाधान होने पर उसको केयर। और इम्पोर्टेंट इवेंट इसके अंदर रहते हैं भाई वर्क एंड पेरेंटहुड। बच्चे क्या बन जाते हैं, वो बच्चों के बच्चे हो गए हैं, माँ बाप बन गए हैं, तो अपने काम से मतलब रखते हैं, माता पिता की करते हैं, समाधान होने पर उनमें केयर का जो गुण है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भाई 65 वर्ष से अधिक, यहाँ पे भाई ओल्ड एज हो गई। इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर, संपूर्ण हताशा की अवस्था। अगर संपूर्ण हताशा के बीच में उनका कॉम्बिनेशन सही हो जाता है, संकट समाधान हो जाता है, तो उनके अंदर क्या आती है भाई, मैच्योरिटी उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अब वो अपने अतीत के बारे में नहीं सोचते भाई, सॉरी, अब वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। अब तक तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन भविष्य की बजाय अपने अतीत की सफलता और असफलता पर ध्यान देते हैं 65 वर्ष से अधिक होने पर। तो ये थी भाई हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको करवा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन आप लोग टॉपिक देखिएगा। और 3 टॉपिक भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। बाकी तो आप लोगों के कमेंट से ही पता लगेगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनता है भाई। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ। इसी प्रकार की हिंदी और इंग्लिश की और इन क्लासों को भी सुचारू रूप से चाहते हो तो भी आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है। मेरी कोशिश तो थी कि इसको लाइव में करवाऊं मैं, लेकिन लाइव में आप लोगों के साथ ये क्लियर नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। और यकीन मानना इन क्लासेस को आप लोग अगर ईमानदारी से कर लोगे, ये टॉपिक कर लोगे, तो 30 में से आप 26 से 27 क्वेश्चन आप लोग सीडीपी के अंदर ले आओगे, अगर इनको अच्छे से कर लोगे तो। क्वेश्चन याद कर लो, जो टॉपिक करवा रही हूँ उसको कर लो। कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। अब ये आपको ध्यान रखना है, नहीं डालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे क्या इफेक्ट नहीं डालती है, ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन देखो, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, सामाजिक स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। तो भाई क्या पूछा था,
कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? तो भाई नहीं डालती, आपसे पूछा गया था। सोशली अप्रूव बिहेवियर, तो भाई बिल्कुल होना चाहिए, ये तो प्रभाव डालती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है भाई जो समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, जिसको जो भी रोल दिए गए हैं, जिस भी प्रकार की भूमिका मिल रही है उसका निर्वहन करना अपना भाई। कोई टीचर है तो टीचर की भूमिका का निर्वहन करे, कोई भाई गार्डनर है तो गार्डनर की भूमिका का निर्वहन करे। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, सोशल एटीट्यूड्स तो होना चाहिए, सामाजिक अभिवृत्ति होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रीजुडिसेस, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही आंसर रहेगा, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका टॉपिक क्या आया? समाजीकरण। क्या आया भाई? समाजीकरण। तो मैं आप लोगों को जो समाजीकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट ही करवा देती हूँ, ताकि आगे अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग वहां पे गलती ना करो। उससे पहले 2 क्वेश्चन और देख लो। वाइगोत्स की आ गई आपके, तो वाइगोत्स की भी आपको पढ़ना है, इसी क्लास में आपको करवाने वाली हूँ। आप लोग टेंशन मत लो, कहीं मत जाओ, यहीं पे बैठे रहो। ठीक है, आप ये यकीन मानो कि ये आप इस क्लास को अगर आप लोग देखोगे ना, चलो मैं लास्ट तक करवा देती हूँ, फिर बताना आप लोग। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। समीपस्थ विकास क्षेत्र इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं भाई? जोन और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। किसकी बात हो रही है? जेड पीढ़ी की। किसकी बात हो रही है? जेड पीढ़ी की। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या नहीं कर सकता? वट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, अगर उसके पास नॉलेजेबल पर्सन है, उसकी गाइडेंस से कोई बच्चा क्या कर सकता है, वो आपका आता है भाई जड़ पीढ़ी में, संभाव्य क्षेत्र में, समीपस्थ विकास क्षेत्र में आपका भाई, जहां पे बच्चे को गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस के हिसाब से बच्चा क्या कर पा रहा है, वो आपका किस में आ जाता है? जड़ पीढ़ी में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार से है पूरा टॉपिक अभी आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता, उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? If a learner doesn't achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? भाई उसका क्या आपको पता करना है? हमें रीजन पता करना है कि भाई वो क्यों इस टेस्ट में पिछड़ रहा है, इस सब्जेक्ट में वो क्यों पिछड़ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है बच्चे का? भाई फॉर्मेटिव नहीं, उपचारात्मक। उपचार कैसे करोगे जब तक उसकी बीमारी का ही नहीं पता? पहले बीमारी का पता लगाओ। तो बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई समावेशन। देखो ये पीछे आया था एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा वाला। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? अभी मैंने आपको समावेशी वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो मैंने बताया कि सिर्फ जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो भाई हाथ पैर से जो डिसेबल्ड हैं, सिर्फ उनके बारे में भी बात नहीं हो रही। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से पिछड़े हुए बच्चे हैं तो सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। ये जो बात है ये कहाँ पे की गई है भाई? एनसीएफ 2005 में। कहाँ पे की गई है? एनसीएफ 2005 में की गई है ये बात। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो 7 क्वेश्चन हुए हमारे। अब देखो भाई टॉपिक आपके सामने क्या आया? सोशलाइजेशन का टॉपिक आया। तो अब आपको क्या करना है? सोशलाइजेशन वाले टॉपिक को पूरा पढ़ जाना है। यही कर रहे हैं हम, जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उस टॉपिक को पूरा पढ़ जाओ। ठीक है, तो भाई चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, एक सेकंड के लिए थोड़ी सी तबीयत का इश्यू चल रहा है, तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को रिलैक्स किया है। अब देखो भाई जो सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस है उसको देखो, जो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक है उसको देखो, समाजीकरण। जुकाम भी है थोड़ा और वैसे भी थोड़ा तबीयत इशू है, तो उस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। अब आगे देखो भाई जो सोशलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसको देखो।
Socialization is a process by which people acquire knowledge, skill or social traits which enables them to participate as effective members of society or group. समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल, सीन, गुण अर्जित करते हैं, उन्हें समाज में प्रभावी सदस्य के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। ये तो हो गई भाई डेफिनेशन। सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, कि हम समाज में किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से हम चीजों को सीखते हैं, हमारे ज्ञान का, कौशल का, शील गुणों का किस प्रकार से विकास होता है और हम समाज में रहने योग्य बन जाते हैं। जब समाज के दायरे को अच्छे से सीख जाते हैं तो हम समाज में रहने योग्य किस प्रकार से बनते हैं। ये जो सारा जो प्रोसेस है ये किसके अंतर्गत आता है, सोशलाइजेशन में। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसमें समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। भाई उसका जो परिवार है उसका किस प्रकार से पालन पोषण हो रहा है, ये सब किसका प्रोसेस है, समाजीकरण का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले भाई बच्चा जन्म लेता है, क्या होती है, चाइल्ड रेयरिंग होती है, पालन पोषण होता है, सहयोग का उसको सभी भाई उसके जो बड़े हैं उसको सहयोग करते हैं, सहकारिता की भावना आती है। उसके बाद भाई वो एसिमिलेशन करता है, चीजों को एसिमिलेट करता है कि भाई किस प्रकार से मेरे को कोई काम किया जा रहा है मेरा। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, इमिटेट करने लगता है। फिर भाई सोशल टीचिंग होती है, उसको समाज में किस प्रकार से रहना है, अगर अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है और अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं। इस प्रकार से सोशलाइजेशन चलता है। ठीक है, सबसे पहले चाइल्ड रेयरिंग, उसके बाद उसका जो कोऑपरेशन की भावना, फिर एसिमिलेशन, फिर इमिटेशन, फिर सोशल टीचिंग और फिर हमारा होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाला प्रोसेस। ओके, सोशलाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, लर्निंग प्रोसेस। भाई सोशलाइजेशन क्या है, हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे डायरेक्टली रूप से सीखे चाहे इनडायरेक्टली। तो चाहे आप फॉर्मल रूप से सीखे चाहे आप इनफॉर्मल रूप से सीखे, चाहे और कैसा होता है, लगातार चलता रहता है। भाई जब हमारा जन्म हो गया और जब तक हमारे अंदर सांस है तो हमारा क्या चलता रहेगा, हम कहाँ से कनेक्ट होते हैं, समाज से ही कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, मानव को किस प्रकार से बिहेव करना है इसको भी कंट्रोल करता है। एक क्या है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है, नई चीजें भी सीखते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है भाई, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान करने वाले कारक। वंशानुक्रम, हम किस वंश से संबंध रखते हैं, हेरिडिटी हमारे अंदर क्या है, तो ये भाई क्या समाजीकरण के अंदर इसका भी अहम रोल होता है। शारीरिक एंड बौद्धिक विकास, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, इमोशनल डेवलपमेंट हमारा किस प्रकार से हुआ है, हम किस कल्चर से आते हैं, क्या हमारी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। अब जो मेन आपसे पूछा जाता है, समाजीकरण इकाइयों के प्रकार, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी, सक्रिय और ये निष्क्रिय। जो भाई डायरेक्ट प्रभाव डालेगी बच्चे के ऊपर, बड़े के ऊपर, वो है एक्टिव एजेंसी। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, स्कूल, जाति, वर्ग, ये सब क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनके जो कस्टम्स है, इनके जो रूल रेगुलेशन है, कोई बच्चा डायरेक्ट फॉलो करता है। परिवार में कोई रूल बताया, दोस्ती में कोई रूल हुआ, पड़ोसी ने बताया, स्कूल, जाति, वर्ग, इनके जो कस्टम्स है तो डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, वो हमारी एक्टिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी जो डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मास मीडिया हो गया, ये डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते, तो ये क्या है भाई, पैसिव एजेंसी है। ठीक है, अब हम बच्चे को बोलते हैं भाई फोन देख के बिगड़ रहा है, तो फोन में क्या है, फोन उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, तो कैसा है ये, एक पैसिव एजेंसी है। समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान, परिवार का योगदान रहता है भाई, अध्यापकों का योगदान रहता है, पड़ोसियों का, विद्यालय का, खेल का, समुदाय का, हर चीज का योगदान होता है। अब आ जाता है समाजीकरण के सिद्धांत। समाजीकरण के 3 सिद्धांत है भाई, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत और स्वदर्पण का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत जिसको कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी कहा जाता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी किसने दी है भाई, दुर्खिम ने दी है। व्यक्ति अपने समाज को देखकर प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या है भाई, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जिस प्रकार का हमारा समाज है हम उसको देख देख करके अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको करना सीख जाते हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत है, आई एंड माई सेल्फ थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, मीड के द्वारा। व्यवहार का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं की भावना विकसित होती है। मैं और मैं एक दूसरे के क्या है भाई, पूरक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं और मुझे एक दूसरे के क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ से भाई रोल प्ले का जो काम है वो बच्चा सीखता है।
जो हम क्या व्यवहार करते हैं उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने मैं की जो भावना है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है भाई सेल्फ मिरर थ्योरी, स्वदर्पण सिद्धांत, ये कुले ने दिया है। अंत्यक्रिया पर आधारित है, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने से बालक अपने बारे में स्वयं धारणा विकसित कर जाता है कि भाई मेरे जो स्वभाव है उसका दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने से इस बात का पता लगता है, स्वयं धारणा अपने बारे में विकसित हो जाती है। यानी एक प्रकार से क्या देख रहा है, वो दर्पण देख रहा है भाई, उसकी छवि आ रही है कि भाई किस प्रकार से मैं मेरा व्यवहार है, तो वो है स्वयं दर्पण का सिद्धांत। ओके क्लियर। नेक्स्ट है भाई टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, रिसोशलाइजेशन, अडल्ट सोशलाइजेशन और डेवलपमेंटल। ये सारे जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन के पार्ट हैं, इनको देखते हैं एक एक करके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जहां बच्चा सबसे पहले इंटरेक्ट करता है वो होता है भाई प्राइमरी, सबसे पहले इंटरेक्ट कहाँ करेगा, फैमिली के साथ। सेकेंडरी, जहाँ पे फैमिली के बाद कांटेक्ट करता है, तो फैमिली के बाद कहाँ जाता है भाई, पड़ोस में, यारी रिश्तेदारी में, स्कूल में, पीर ग्रुप में दोस्त बनते हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी। एंटिसिपेटरी, प्रत्याशित समाजीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, फ्यूचर रोल को सीखना, जैसे कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बीएड जेबीटी में इंटर्नशिप होती है, तो वो क्या है भाई एंटिसिपेटरी, यानी हम जो रोल भविष्य में करने वाले हैं हम उसकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो है हमारा एंटिसिपेटरी। जैसे कि आप सभी लोगों ने बीएड जेबीटी की होंगी, तो बीएड जेबीटी में आपकी क्या चलती थी, इंटर्नशिप, यानी आपको टीचर बनने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, जिस रोल को आप फ्यूचर में प्ले करने वाले हैं उसकी आपसे प्रैक्टिस हो रही है, तो वो आपका क्या है, एंटिसिपेटरी। नेक्स्ट है भाई रीसोशलाइजेशन, पुराने व्यवहार को छोड़ करके नया व्यवहार सीखना। ठीक है, अब तक भाई मेरी क्या थी, मैं आपको यूट्यूब पे टीच करती थी, ठीक है, तो वो मेरा एक अलग व्यवहार था। अब भाई मेरी क्या हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो मैं अब वहां पे क्या कर रही हूँ, पुराने व्यवहार को नए व्यवहार में सीख रही हूँ ना। तो फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब, तो ये क्या होगा भाई, रीसोशलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रीसोशलाइजेशन। पहले भाई मैरिड थे, सॉरी अनमैरिड थे, और फिर शादी हो गई तो क्या हो गई, मैरिड, शादी के बाद ससुराल पहुंच गए तो वहां के स्वभाव को सीखना, तो ये किसका प्रोसेस है, रीसोशलाइजेशन का। समझ में आ गया होगा। एडल्ट सोशलाइजेशन, वैश्विक समाजीकरण, समाज की अपेक्षाओं के आधार पर काम करना, कि भाई समाज जो है, हम एडल्ट हो चुके हैं तो समाज हमसे क्या उम्मीद करता है। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, किसी भी कौशल को, किसी भी स्किल्स को सीखते रहना, क्या है भाई, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन है। तो ये टॉपिक क्लियर है। तो आई थिंक जो समाजीकरण का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, उससे पहले गैसेल का सिद्धांत है, इसको देख लेना। परिपक्वता का सिद्धांत, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। ये गैसेल जो थे एक अमेरिकी विद्वान थे, एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण के सामंजस्य से प्राप्त होने वाली परिपक्वता होती है। ये कौन बता रहे हैं, गैसेल बता रहे हैं। इसके अनुसार बालक का विकास उसके तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम से प्रभावित होता है गैसेल के अकॉर्डिंग। विकास पहले कहाँ का होता है भाई, आंतरिक या केंद्रीय अंगों का, उसके बाद भार का, तो केंद्र से परिधि की ओर, जो कि आप पढ़ चुके हैं, प्रोक्सोमोडिस्टल। ठीक है, और सिर से पैर की ओर, जो स्फेलोकोडल जो सिद्धांत है वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती है एक टर्म रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। गैसेल के अनुसार विकास के दौरान एक बालक दो अलग अलग या विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य कर लेता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके बीच में एडजस्टमेंट करना क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। एक है भाई आत्म विनिमय, सेल्फ एक्सचेंज। एक शिशु जल्दी ही अपने खाने पीने एवं सोने के समय को व्यवस्थित कर लेता है, ये एक निश्चित समय पर खाने को सोने लग जाता है, यह क्या है भाई, आत्म विनिमय। सेल्फ एक्सचेंज क्या है, इनको बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे अपनी रूटीन सेट कर लेता है। अगर हम उसको 8 बजे खाना दे रहे हैं तो वो 8 बजे ही खाता है, फिर 10 बजे उसको नहला रहे हैं तो वो 10 बजे ही नहाने की उसकी हैबिट बन जाती है। तो अपने खाने पीने का जो ढंग होता है उसको व्यवस्थित कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है, आत्म विनिमय, सेल्फ एक्सचेंज। मस्तोदमुखी विकास का पहला विचार किसने दिया था, कुप्पुस्वामी ने दिया था। अब जो हमारा टॉपिक आया था भाई सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो हमारे वाइगोत्स्की आए थे, तो उनके बारे में पढ़ लो भाई, जड़ पीढ़ी क्या थी, और भी आगे किस प्रकार के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, रूस के मनोवैज्ञानिक वे हैं आपके वाइगोत्स्की। इसके अनुसार एक बालक सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से विकास परिपक्वता की दिशा में मानसिक शक्तियों को प्राप्त करता है, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने भाषा को विशेष महत्व दिया। जो
हमारे वाइगोत्स के साहब हुए हैं, इन्होंने भाषा के ऊपर विशेष जोर दिया है। सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से ही मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, ऐसा किनका मानना है? हमारे वाइगोत्स के साहब का मानना है। किनका मानना है? वाइगोत्स के साहब का मानना है। भाषा के ऊपर इन्होंने विशेष जोर दिया है। जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल टू डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। एक बालक जिस स्तर पर विकास करता है उस स्तर एवं उसके विकास के संभाव्य क्षेत्र के बीच में, भाई बच्चा जितना विकास कर पा रहा है, ठीक है, और बच्चे को अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है तो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, आपका जेडपीडी। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। बालक द्वारा स्वयं से बातचीत करना, अक्सर यह देखा जाता है कि बालक अपने आप से बातें करते हैं, खेलते रहते हैं। इससे भाई उनके क्या होता है? चिंतन एवं भाषा का विकास होता है। प्राइवेट स्पीच है वो जरूरी है। नेक्स्ट है भाई स्कैफोल्डिंग। एक बालक के शैक्षणिक वातावरण में कार्य व्यवहार का समर्थन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं के लिए उस व्यवहार को प्रतिपुष्टिपूर्ण बना ले, जिसके प्रभाव से वह उत्तम विकास को प्राप्त कर सके, जिसमें भाई उसका जो डेवलपमेंट है वो बेटर हो सके, वो होती है हमारी स्कैफोल्डिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो बच्चा कैन डू इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर पा रहा है, फिर हमने उसको क्या कर दिया? गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद वो जहां तक काम कर सकता है वो हमारा क्या हो गया भाई? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या कहा जा रहा था कि ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में जो काम कर सकता है वो किस में आता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब भाई ज्ञानी व्यक्ति गाइड कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर पाता, तो ये इस क्षेत्र को छोड़ देता है। जहां तक ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में, यानी उसके ऊपर जब हम उसको गाइड कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो जो काम कर पा रहा है वो हमारा हो जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका वृद्धि एवं विकास। ये आपकी जो क्लास है ये कितनी देर की हो चुकी है भैया? आपकी 45 मिनट की हो चुकी है, तो अभी 10-15 मिनट और भी चलेगी, तो आप लोग इसको कंप्लीट देखना। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे फंसेंगे भाई, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? विच टाइप ऑफ चेंज अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई ग्रोथ की बात भी कर रहा है और डेवलपमेंट की भी, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। चेंज इन बॉडी साइज, शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, बॉडी का जो अनुपात है उसमें परिवर्तन होता है। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, जो पुराने फीचर्स हैं उनका लोप होता है। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, नए फीचर आते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की बात हो रही है, तो भैया चारों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि चारों ही चीजें आपको देखने को मिलती है। पुराने फीचर चले जाते हैं, नए फीचर आते हैं, शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है, उसके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement does not explain the positive impact of motivation on learning? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? अब देखो भाई अभिप्रेरणा वाला टॉपिक आया है, मोटिवेशन वाला, तो मोटिवेशन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मैं आपको इस क्लास में नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी लंबी हो गई है। अब इसका आंसर देख लो पहले। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्या है भाई ये नीचे चयनात्मक बनाती है। देखो भाई सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करती, यानी जो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है मोटिवेशन का। सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा देती है भाई, मोटिवेशन से होता है, फर्क पड़ता है। व्यवहार में सक्रियता लाती है, ठीक है, एनर्जाइज करती है। सीखने के व्यवहार को भाई जिस प्रकार के में गाइडेंस मिलती है, जिस प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, हम उसी प्रकार से अपने जो तैयारी है उसको करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रभाव स्पष्ट नहीं करता पूछा है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, तो मोटिवेशन से किसी का जो सीखने का जो व्यवहार है वो क्षीण कहाँ होता है, वो कहाँ नष्ट होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो भाई अभी आपके पास एक टॉपिक आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लो। भाई ग्रोथ क्या होती है? जब आपकी जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो ग्रो होती है, उसके अंदर चेंज आता है, तो वो आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही क्या है? वृद्धि है। एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया ग्रोथ इन साइज और अमाउंट ऑफ एंटिटी। हरलोक ने उसकी अलग डेफिनेशन दी। क्रो एंड क्रो ने दैहिक एवं संरचनात्मक परिवर्तनों को बताया। विकास क्या है भाई? जहाँ पे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, मतलब सभी पक्षों में क्या आती है? परिपक्वता आती है, सभी पक्ष मजबूत बनते हैं, वो होता है आपका विकास।
स्किनर स्किनर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। डेवलपमेंट को सिक्वेंशियल, एस से स्किनर और एस से ही सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल एस से ही स्लोइंग, सिक्वेंशियल स्लोइंग प्रोसेस डेवलपमेंट को किसने कहा है? स्किनर ने। इस प्रकार से इसको याद रख लेना। हर लोग क्या बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो पेरेंटल स्टेज से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है? डेथ तक जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका क्लियर तो है, होगा ही, वैसे पहले पढ़ा होगा, मैं भी करवा चुकी हूँ। एक विशेष आयु तक होती है ग्रोथ, आपके हाइट अब थोड़ी ना बढ़ रही है। डेवलपमेंट भाई जन्म से मृत्यु तक होता है। ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है डेवलपमेंट, जबकि ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इसको परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, विकास को अनुभव किया जा सकता है। शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं ओनली, बाह्य रूप से होते हैं। ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है। कोशिकाओं पर आधारित होती है विकास के सिद्धांत। वह विकास क्या है? निरंतर चलता है, गति दर एक सी नहीं होती है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या होता है? ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। ओके, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, विकास की दिशा के सिद्धांत आपको स्फेलोकोडल और प्रोक्सोमोडिस्टल मैंने बता दिया है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यही टॉपिक था आपका, आपका हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो भाई सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं। और भाई अब आप लोग बताना, देखो आपके कितने टॉपिक हो गए। सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर आप लोगों के उठाए थे, प्रीवियस ईयर। और जो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक आया हुआ था, जो क्वेश्चन आया हुआ था, वही टॉपिक मैंने करवाया है। देखो आपको फर्स्ट आपका देखो वाइगोत्स्की का टॉपिक हो गया आपका, ग्रोथ वाला टॉपिक हो गया आपका, एरिक्सन का टॉपिक हो गया आपका, समाजीकरण का टॉपिक हो गया आपका, समावेशी शिक्षा का टॉपिक हो गया आपका। कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक हो गई। तो टाइम हमारा कितना लगा है यहाँ पे? टाइम हमारी लगी है भाई 50 मिनट हमारी लग गई। तो 5 टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, 9 क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपकी इस प्रकार की जो क्लासेस हैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर रही हैं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे जो प्रीवियस ईयर हैं वो आपको इसी प्रकार से मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश की भी इसी प्रकार से क्लास ले आऊंगी, और हरियाणा जीके के भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगी जिसके अंदर मैं आपको 1 मंथ की स्ट्रेटजी बता दूंगी। अगर आप लोग इस हिसाब से चलोगे तो आपका एचटेट जरूर क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। काफी कमेंट आते हैं अभी भी कि क्या अभी भी क्लियर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर आप लोग डेडिकेट हैं तो, ठीक है। चलिए भाई, ऑल दी बेस्ट। पढ़िए 1 महीने मन लगा करके, और अगले साल तक आप लोग भी मेरी तरह किसी न किसी स्कूल में पहुंच जाइएगा, ठीक है। वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।